हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अभी के क्लास में हम लोग फार्माकोलॉजी का टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज़ पढ़ने वाले हैं एंड टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज़ का ये पार्ट 3 रहने वाला है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा दिया है, तो वो भी जरूर करिएगा। एंड टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज से आपके जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिनिमम मैच करेंगे, समझ लो। और आपको टारगेट रखना है 20 में से 15 कम से कम सही करना है ऑब्जेक्टिव, तभी आपका रिजल्ट बेहतर होगा। एंड ऑब्जेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन सही हुआ सीधा आंसर मिलता है और निगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो सीधा सिर्फ नंबर मिलेगा ही, कटेगा कुछ नहीं। इसलिए अच्छे से आप सभी लोग ऑब्जेक्टिव को पढ़िए। फार्माकोलॉजी का चलो पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करते हैं। अभी तक 30 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 31 का आप सभी लोगों का क्या क्वेश्चन है? द इसेंशियल फीचर इन द ड्रग एडिक्शन इज। ड्रग एडिक्शन अगर किसी को हो जाता है तो उसका इसेंशियल फीचर क्या है? 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ड्रग एडिक्शन अगर किसी को हुआ तो उसका इसेंशियल फीचर क्या है? फिजिकल डिपेंडेंस, क्या सिर्फ फिजिकल डिपेंडेंस होता है या साइकोलॉजिकल, या तो दोनों, बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल? तो यहाँ पर दोनों तरीके से डिपेंडेंस हो जाती है, फिजिकल डिपेंडेंस भी हो जाती है एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस भी हो जाता है। फिजिकल डिपेंडेंस भी हो जाती है और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस भी हो जाता है, तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। करेक्ट। चलो, तो अब हम लोगों का क्या क्वेश्चन है सर? तो क्वेश्चन है द मेन फीचर्स ऑफ ड्रग एडिक्शन इज द प्रेजेंस ऑफ बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। यहाँ पर दोनों डिपेंडेंस हो जाती है, फिजिकल भी और साइकोलॉजिकल भी। फिजिकल डिपेंडेंस मीन्स द बॉडी एडेप्ट्स टू द ड्रग एंड विड्रॉल सिम्टम्स अपीयर व्हेन द ड्रग इज स्टॉप्ड। कहने का मतलब है कि ड्रग एडिक्शन मतलब है ड्रग का लत लगना, किसी दवा का लत लगना। जैसे अल्कोहल भी अपने आप में एक ड्रग है, या फिर किसी ड्रग्स जैसे आपका मॉर्फिन वगैरह का ड्रग का लत लग गया, तो वहाँ फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस देखने को मिलता है। फिजिकल डिपेंडेंस का मतलब है कि जब आपका बॉडी अडेप्ट कर लेता है उस ड्रग को, तो जब आप उसको विड्रॉल करते हैं तो आपके बॉडी में विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलता है। जैसे बहुत ज़्यादा सर में दर्द होना, किसी को सेरिडॉन खाने का आदत हो गया तो उसको नहीं खाएगा तो बहुत ज़्यादा सर में दर्द करेगा, बहुत ज़्यादा अजीब सा लगेगा, समझ रहे बात को? ये चीज़ें हैं। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, मूड बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाएगा, यानी स्ट्रॉन्ग मेंटल क्रेविंग, उसको खाने की मेंटल क्रेविंग बहुत ज़्यादा होगी, डिज़ायर होगा, जैसे निकोटीन तंबाकू वगैरह में यही चीज़ होता है, इसीलिए इसको लोग छोड़ नहीं पाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर 32 है, बीसीजी वैक्सीन इज यूज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। बीसीजी वैक्सीन किस डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है? स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियोमेलाइटिस एंड फ्यूरोसेमाइड। जवाब दीजिए। बीसीजी वैक्सीन इज यूज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। बीसीजी वैक्सीन किस डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है? बीसीजी वैक्सीन का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? ठीक है, तो बीसीजी वैक्सीन का उपयोग आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि बीसीजी वैक्सीन का उपयोग किस चीज़ के लिए करते हैं। तो बीसीजी वैक्सीन का उपयोग हम लोग ट्यूबरकुलोसिस से प्रोटेक्ट, है ना, ट्यूबरकुलोसिस से बचाने के लिए किया जाता है। एंड बीसीजी के वैक्सीन से क्वेश्चन आता है भाई, इंपॉर्टेंट है। बीसीजी को किस रूट से दिया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। बीसीजी को किस रूट से दिया जाता है? तो इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल रूट से। अच्छा, कितने डिग्री के एंगल पर? 10 से 15 डिग्री के एंगल पर दिया जाता है। और याद रखना स्किन के जस्ट नीचे वाला लेयर में होता है। एंड बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिलस, बेसिलस कैल्मिट, कैल्मिट, है ना, कैल्मिट ग्यूरिन, बेसिलस कैल्मिट ग्यूरिन इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखना। ठीक है। तो बीसीजी वैक्सीन इज प्रोटेक्ट अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस से प्रोटेक्ट करता है। एंड ट्यूबरकुलोसिस से सवाल आ जाएगा थेरेपेटिक्स में, बताओ ट्यूबरकुलोसिस किसकी वजह से होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली नाम का बैक्टीरिया है, जहाँ पर आपका लंग्स इन्फेक्टेड होता है। जहाँ खाना ले लिए हो? अच्छा चलो ठीक है, मत लो। क्या कहते हैं, लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मेनली अफेक्ट द लंग्स, जो कि मेनली लंग्स को अफेक्ट करता है। इट इज़ यूजुअली गिवन टू इन्फेंट्स, छोटे बच्चों में दिया जाता है, चिल्ड्रंस को दिया जाता है, ताकि इम्यूनिटी हो सके टीबी के अगेंस्ट, ताकि टीबी ना हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी 2025 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लूप डायरेटिक्स? काफ़ी बार पूछा हुआ है। कौन सा लूप डायरेटिक है, कौन सा हाई एफिकेसी डायरेटिक्स है, पावरफुल डायरेटिक्स है, ऐसे सवाल आते हैं। तो लूप डायरेटिक्स को ही पावरफुल डायरेटिक्स भी बोलते हैं।
हाई एफिकेसी डायरेटिक्स भी बोलते हैं। तो ये लूप ऑफ हेनले पर वर्क करता है, बताओ कौन सा है? स्पाइरोलेक्टोन, डी मैनोज, क्लोरथायाजाइड्स, फ्यूरोसेमाइड। ये सब क्वेश्चन तो एकदम जो 6 दिन से 7 दिन से प्रैक्टिस कर रहा होगा क्विज, ये एकदम मारेगा 100%। अरे क्विज में क्वेश्चन कराए थे कि नहीं कराए थे, बोलो। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि जो लोग क्विज नहीं कर रहे हैं, नहीं, वे पढ़ो बस पास हो जाओगे। क्विज तो कॉन्फिडेंस बिस्ट करता है, वहाँ क्वेश्चन आप डेली 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो 20 में कितना सही हो रहा है ये आपके लिए हेल्प होता है, ठीक है। हाँ, चलो भैया, आप सभी लोग का मैं क्वेश्चन क्या बोला था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ लूप डायरेटिक्स। तो लूप डायरेटिक्स क्या होता है? तो आप सभी लोगों के आंसर हो जा रहे हैं फ्यूरोसेमाइड, बहुत बढ़िया, फ्यूरोसेमाइड बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फ्यूरोसेमाइड जो है ना, आपका क्या होता है? लूप डायरेटिक्स होता है। अच्छा, डायरेटिक्स का चलो मैं थोड़ा सा अभी आप लोगों को कंसेप्ट ही क्लियर कर दूंगा। फ्यूरोसेमाइड इज लूप डायरेटिक्स दैट एक्ट्स ऑन लूप ऑफ हेनले, यानी कि नेफ्रॉन के लूप ऑफ हेनले पर एक्ट करता है किडनी पे, और वहाँ से एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर के एक्सक्रीशन को बढ़ाता है। मेनली यूज़ किया जाता है एडिमा के ट्रीटमेंट में और हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में, एडिमा के ट्रीटमेंट में और हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में। देखो, डायरेटिक्स काफ़ी प्रकार के होते हैं, जैसे कुछ ऑस्मोटिक डायरेटिक्स होते हैं। ऑस्मोटिक डायरेटिक क्या करता है? जो वहाँ से ब्लड खींच करके, जो वाटर खींच करके आपके ब्लड में लेके चला जाता है। जैसे मैनिनटॉल ग्लूकोमा में यूज होता है। ये कहाँ यूज होता है? ग्लूकोमा में, GLAUCOMA। ग्लूकोमा एक आंख से जुड़ा हुआ बीमारी है, जहाँ पे आंख के अंदर का जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो बढ़ जाता है। तो उसमें क्या करता है? ऑस्मोटिक एजेंट के तौर पर मैनिनटॉल यूज करते हैं। ये भी एक प्रकार का डायरेटिक है। ये कहाँ काम करता है? तो प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, डिसेंडिंग लूप, कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है। एक होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर्स, ये भी डायरेटिक्स होते हैं, जैसे एसीटाजोलामाइड, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आपके कहाँ यूज होते हैं? आपके ग्लूकोमा में यूज होता है एसीटाजोलामाइड भी। क्यों? ये क्या करता है? आपके आंख में एक्वस ह्यूमर को बनने नहीं देता है, एक्वस ह्यूमर को बनने नहीं देता है, ठीक है, और बॉडी से एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को बाहर निकालता है, पीसीटी पर काम करता है। थायाजाइड, जो थायाजाइड लाइक डायरेटिक्स है, जैसे हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, ये डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, DCT पर काम करता है, एंड ये मीडियम एफिकेसी वाला है। लूप डायरेटिक्स ये पावरफुल डायरेटिक्स होता है, लूप ऑफ हेनले पर काम करता है, पावरफुल डायरेटिक्स होता है, ठीक है। इसमें फ्यूरेसेमाइड है, ब्यूमेटेनाइड है, टॉर्सीमाइड है, एरिथ्रासीन एसिड है, जो लूप ऑफ हेनले पर वर्क करता है। पोटेशियम स्प्रेइंग क्या होता है सर? पोटेशियम स्प्रेइंग यानी पटाएंगे, पोटेशियम मतलब पटाएंगे किसको? जो क्यूट होगी। क्यूट कौन होती है? स्पाइरोलेक्टोन, एमाइलोराइड, ये सब जो है ना, कुछ कुछ ड्रग्स हैं जो पोटेशियम स्प्रेइंग हैं, जो कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पर काम करता है। याद क्या क्या करना है सर? तो आपको मैनिनटॉल याद रखना है, जो कि ऑस्मोटिक एजेंट है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर्स याद रखना है, जो कि एसीटाजोलामाइड है, ये दोनों ग्लूकोमा में यूज होते हैं। थायाजाइड्स हाइड्रोक्लोरथायाजाइड होते हैं। लूप डायरेटिक्स में फ्यूरेसेमाइड, जो कि एडिमा और हाइपरटेंशन में यूज होता है। पोटेशियम स्प्रेइंग में स्पाइरोलेक्टोन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये लूप ऑफ हेनले पर वर्क करता है। यहाँ से सवाल बने हुए हैं, भर भर के सवाल बने हुए हैं, ठीक है, याद रहेगा? करेक्ट, बहुत बढ़िया, इसको याद करना है। इसका PDF आपको मिल जाता है क्रैश कोर्स में, वहाँ से आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है ना, 34 नंबर। विच ड्रग इनिबिट्स गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बाय ब्लॉकिंग द प्रोटोन पंप इनिबिटर्स। सर, विच ड्रग इनिबिट्स गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को इनिबिट करता है कौन? बताओ, ब्लॉकिंग प्रोटोन पंप इनिबिटर्स। कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को इनिबिट करते हैं बाय ब्लॉकिंग द प्रोटोन पंप, जो प्रोटोन पंप को ब्लॉक करे? लोक्साटिडिन, फेमोटिडिन, ओमेप्राजोल, पायरेंजेपिन। जवाब दो। विच ड्रग इनिबिट्स गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, विच ड्रग्स इनिबिट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, जो कि आपके ब्लॉकिंग द प्रोटोन पंप, जो कि प्रोटोन पंप को ब्लॉक करता है? तो PPI, मैंने बताया PPI को पहचानने का तरीका, है ना। हेलो सर, लेट स्टार्ट हुई क्या क्लास? सॉरी मैम, मेरी क्लास सुबह से लेते लेते ना मैम, तो ये वाला क्लास लास्ट में होता है ना मेरा, 10-10 मिनट करते 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 लेट हो गई मैम। ख़त्म हो जाएगी 1:30 तक, ख़त्म कर देंगे मैम। आप 1:25 तक मेरी ख़त्म हो जाएगी मैम, 1:30 तक। आप 1:35 या 1:40 से रख लीजिए ना क्लास मैम। सो सॉरी मैम। ठीक है, ठीक।
मैं यहाँ ट्रैफिक, ये वही वाली बात हो गई कि ट्रैफिक, अरे हम सुबह से क्लास ले रहे हैं, सुबह से, ये सबसे मेरा लास्ट क्लास है मॉर्निंग में, सुबह से लेते 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 थे सब क्लास थोड़ा थोड़ा लेट होते होते, ये सबसे 1 घंटा लेट हो गई। अब मैम है वंदे भारत, एकदम टाइम से पहुँचती है, ट्रैफिक नहीं मिलता है तो क्या करेंगे, यही अब प्लेटफॉर्म पे पहले से ट्रेन है, तब ला के लड़ा थोड़ी देंगे, कितना बार तो लड़ गया है। मैम एकदम लग्जीरियस ट्रेन है भाई। मैम एकदम टाइम से आती है। विच ड्रग इनहिबिट्स गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बाय ब्लॉकिंग द प्रोटोन पंप। सबसे आगे चल भी रही है मैम का, सब कुछ खत्म होने वाला है। विच ड्रग इनहिबिट्स द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, लेकिन जो मजा लोकल ट्रेन का है वो वंदे भारत का नहीं है दोस्त। विच ड्रग इनहिबिट्स गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बाय ब्लॉकिंग प्रोटोन पंप्स। ओमेप्राजोल, प्राजोल, है ना। आप लोग ये मत बोलना कि मिथिलेश सर ऐसा बोलते हैं, बोलना कि हम मेरा नाम मत लेना, नहीं तो मारबो करेगी मैम हमको, बहुत सीनियर है यार, मारबो करेगी हमको, फिर दिक्कत हो जाएगा हमको। चलिए, प्रोटोन पंप, ओमेप्राजोल। अगर भविष्य में कहीं ऐसा कोई वीडियो देखने को मिल जाए कि मैम कान मुचाड़ के करिए और बोलेगा इसे, और बोलेगा और बोलेगा टाक मेरे क्लास, तो फिर इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। मैम बहुत बड़ी हैं, सीनियर हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े का मार आशीर्वाद होता है, डांट वाट सब कोई दिक्कत नहीं। ओमेप्राजोल है। क्वेश्चन नंबर 34, तो ओमेप्राजोल इनहिबिट्स गैस्ट्रिक, क्योंकि उनका क्लास में लेट कर देता हूँ। ओमेप्राजोल इनहिबिट्स गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, ये क्या करता है, गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है बाय ब्लॉकिंग प्रोटोन पंप, प्रोटोन पंप को ब्लॉक करके। कैसे, प्रोटोन पंप को हाइड्रोजन पोटेशियम पंप भी कहते हैं, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस पंप, जो कि गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स में होता है। इट इज़ अ प्रोटोन पंप इनहिबिटर, ये एक पीपीआई है, ठीक है। लोक्साटिडिन जो कि H2 ब्लॉकर्स होते हैं, फेमोटिडिन जो कि H2 ब्लॉकर्स होते हैं, पायरेनजेपिन जो कि रिड्यूस करता है मस्करेनिक रिसेप्टर ब्लॉकेज को, ठीक है। तो याद रखना, टिडिन टिडिन वर्ड लगा रहे, H2 ब्लॉकर होगा, और प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स में प्राजोल वर्ड लगा होता है। ये सब कॉन्सेप्ट तो एकदम हलवा हो गया होगा जो लोग आप क्विज को अटेम्प्ट कर रहे होंगे क्या। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 35, ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, बना के दिखाओ। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर यूज टू ट्रीट विच डिजीज। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स किस डिजीज के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, ब्रोंकियल आस्थमा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एलर्जिक डिजीज, ऑल ऑफ द अबव। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर यूज टू ट्रीट विच डिजीज, किस डिजीज के ट्रीटमेंट में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल होता है। तो स्टेरॉइड का इस्तेमाल याद रखना, कॉर्टिसोल वगैरह का इस्तेमाल ब्रोंकियल आस्थमा में करते हैं, नहीं ब्रोंकियल आस्थमा में करते हैं, ठीक है। तो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैव एंटी इन्फ्लेमेटरी, सो दे यूज्ड इन मल्टीपल कंडीशंस। हाँ, ये ऑल ऑफ दीज होगा, सॉरी, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में भी यूज होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यार, सॉरी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यहाँ सब में हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, मुझे लगा ऐसा, मैं सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ा, आप लोग भी सारे ऑप्शंस को जरूर पढ़ा कीजिए। ब्रोंकियल अस्थमा में यूज होता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में भी, एलर्जिक डिजीज में भी, हर जगह यूज होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यहाँ पे, ठीक है, मल्टीपल जगह पे यूज होता है। तो ऑल ऑफ दिस, यानी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड इम्यूनोसप्रेसिव एक्शन है, सो दे हैव मल्टीपल। ब्रोंकियल अस्थमा में चूंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी है तो ये एयरवे के इन्फ्लेमेशन को कम करता है। रोमेटाइड अर्थराइटिस में चूंकि ये इम्यूनोसप्रेसिव है तो इम्यूनिटी को सप्रेस करता है, तो इम्यून मीडिएटेड जॉइंट इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। एलर्जिक डिजीज कंट्रोल एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन को भी कंट्रोल करता है, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन को भी कंट्रोल करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 36, पिलोकार्पिन इज यूज्ड फॉर। पिलोकार्पिन का उपयोग कहाँ करते हैं, ग्लूकोमा में, यूरिनरी रिटेंशन में, पैरालिटिक इलियस में, ऑल ऑफ दी अबव। पिलोकार्पिन याद रखना यूज करते हैं ग्लोकोमा में, कहाँ यूज करते हैं, ग्लोकोमा में। पिलोकार्पिन एक माइटोटिक ड्रग है जो कि जो आंखों के प्यूपिल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जिससे कि आंखों के अंदर का जो भी एक्वस ह्यूमर है वो बाहर निकलता है, जिससे इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कम हो जाता है। तो ग्लूकोमा यूज होता है पिलोकार्पिन, ठीक है। पिलोकार्पिन कहाँ यूज होता है, ग्लूकोमा में। तो याद रखना, ड्रग यूज्ड इन ग्लूकोमा, याद रख लो, टॉपिकल ड्रग्स होते हैं जो कि आपके ऑइंटमेंट या फिर ड्रॉप के फॉर्म में होता है। देखो, सबसे अभी माइटोटिक ड्रग में मैंने बताया पिलोकार्पिन, फाइसोस्टिग्मिन, इकोथायोफाइट। तो पिलोकार्पिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा हुआ है, तो मैं जो ज़्यादा पूछा हुआ है उसको मैं घेर देता हूँ, पिलोकार्पिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा हुआ है। फिर है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर्स में डोरजोलामाइड एंड ब्राइनोजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड ज़्यादा पूछा जाता है, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ,
एसीटाजोलामाइड, जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स है, जो कि आपका एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को कम करता है। आंखों के अंदर जो फ्लूइड है ना, उसके प्रोडक्शन को कम करता है, जिससे आंखों का प्रेशर जो आईओपी है वो घटता है। ठीक है। बाकी प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग में लेंसोप्रोस्ट, ट्रेवोप्रोस्ट नहीं पूछता उतना। अल्फा एडिनर्जिक एगोनिस्ट में याद रखना डीपीवेफ्रिन, एप्राकोलिनिडीन, यस डीपीवेफ्रिन और एप्राकोलिनिडीन ये सब पूछा जाता है। ब्रीमोकोनिडीन ये सब पूछा जाता है। एप्राकोलिनिडीन पूछा गया था, जो कि बीटा एगोनिस्ट है, बीटा एगोनिस्ट है। ठीक है, बीटा एगोनिस्ट है, ये पूछा जाता है। उसके बाद है आपका बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है टीमोलॉल, बहुत बार पूछा गया है टीमोलॉल। कौन सा बीटा ब्लॉकर है जो कि ग्लूकोमा में यूज होता है? तो टीमोलॉल। तो आंख क्या करते हो? टमटमाते हो, आंख टिमटिमाते हो ना, अखियों से गोली मारे लड़की कमाल रे की अखियों से गोली मारे, टीमोलॉल, टिमटिमाते हैं ना, टीमोलॉल। देखो आप हमसे ज़बरदस्ती, आप हम पे प्रेशर बना रहे हो टॉप 10 क्लासिफिकेशन का, बट जितना टॉप 20 में पढ़ाया हुआ है ना, कुछ भी क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है ना। लेकिन फिर भी मैं रिस्क ले करके बता दूंगा। अभी क्यों नहीं बता रहा हूँ? क्योंकि अभी बता देंगे ना, बच्चा खाली वही पढ़ेगा और वो नहीं आएगा एग्जाम में, तब क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? तो इसीलिए भाई सिलेबस में है, जितना टॉप 20 में पढ़ा है सब क्लासिफिकेशन पढ़ो, एक एक बार पढ़ लो, बाकी एग्जाम से पहले तक में हम बता देंगे, ताकि उसको थोड़ा सा नज़र फेर के चले जाना। अब सोचोगे खाली वही पढ़ेंगे बाकी सब छोड़ दोगे, अगर वो नहीं आएगा तब क्या करोगे? इसीलिए हम नहीं बता रहे हैं। ठीक है, नहीं तो हमको कोई दिक्कत नहीं है 10 को क्लासिफिकेशन पढ़ाने में, लेकिन क्या पता ग्लूकोमा का क्वेश्चन आ जाए, ग्लूकोमा ड्रग कौन सा यूज होता है। इसीलिए पढ़ो सब, लेकिन लास्ट टाइम पे उसी को रिपीट करके जाना, रट के जाना जो हम बताएंगे। चलो बहुत टाइम है अभी भी, कोई टेंशन नहीं है। ड्रग्स आर एब्जॉर्ब इन द बॉडी बाय, जरूरी थोड़े है कि सारा चीज याद होना पॉसिबल है। अच्छा बताओ, यहाँ पे कितना ऐसा बच्चा है जिसको सब भी याद है, सब क्लासिफिकेशन याद है? बताओ कौन ऐसा बच्चा है जिसको पूरा टॉप 20 याद है? कोई है? कोई है? आज तक हमको नहीं याद है। अभी देखो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, हमको नहीं याद है। याद किसी को नहीं है दोस्त, तो सब फेल हो जाएगा? नहीं, सब पास हो जाएगा। जो पढ़ा हुआ है, टॉपिक से रिलेटेड अगर जानकारी है, सुने हुए हो तो लिख दोगे, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, लिख दोगे, पास हो जाओगे। यही पे क्या होगा? क्लासिफिकेशन नहीं लिखोगे 5 नंबर कम आएगा। क्या झूठो क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिखो, डेफिनेशन लिखो, थोड़ा बहुत फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी लिखोगे तो क्या हो जाए? बहाना आप लोग बहुत बनाते हो। किसी को याद नहीं। कोई ऐसा माइका लाल है जो बोलते हमको पूरा टॉप 20 याद हो गया है? कोई, इंक्लूडिंग मी? नहीं। इवन सारे टीचर्स, हम सब टीचर को चैलेंज करते हैं। कोई टीचर बोल दे कि हम बिना देखे पूरा टॉप 20 रट मुंह बोले बोल देंगे, नहीं बोल पाएगा। वो तो पीपीटी रहता है, तो ऐसे ऐसे करने में क्या दिक्कत है, वो आप भी कर लीजिएगा। लेकिन बाबू ऐसे नहीं होता है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, किसी को याद नहीं होता 100%। कहानी सुना हुआ होता है, हाँ भाई कुछ कुछ बातें याद है, उससे रिलेटेड हम लिख देंगे एग्जाम में, ये होता है प्रिपरेशन। आप दूसरा क्लास का बच्चा थोड़ी है। अगर ग्लूकोमा आया तो आप ग्लूकोमा के बारे में जानते हैं कि ये आंख की बीमारी है, आंख में आईओपी बढ़ जाता है, इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि ऑप्टिक नर्व डैमेज होने के चांसेस होते हैं। फिर ये इसमें क्या क्या दवा यूज करेंगे, तो जो भाई माइटोटिक्स यूज करते हैं। तो इस तरीके से दिमाग में कंसेप्ट बनता है, उसको लिखना होता है ना। चलो, ड्रग्स आर एब्जॉर्ब इन द बॉडी बाय, अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ यार, किसी को याद नहीं है तो सब ऐसा मत सोचो कि याद नहीं है मेरे को, सब हो जाएगा, टेंशन ना लो। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मेरी बात को मान लो, बस सुनते रहो, पढ़ते रहो, टेंशन ना लो, याद हो जाए, आप लिख के आओगे एग्जाम में। ड्रग्स आर एब्जॉर्ब इन द बॉडी, थोड़ा बहुत लिखने का प्रैक्टिस करो बस, है ना, थोड़ा बहुत मिलता जुलता टॉपिक से लिखोगे काम हो जाएगा। ड्रग्स आर एब्जॉर्ब इन द बॉडी बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो याद रखना, ड्रग्स आर एब्जॉर्ब इन द बॉडी, तो यहाँ पर दोनों होगा। कुछ दवाएं सिंपल डिफ्यूजन से भी होती हैं, कुछ दवाएं एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी होता है। मोस्टली अगर लिखता मोस्टली होता है सिंपल डिफ्यूजन से, जो कि पैसिव डिफ्यूजन होता है, जिसमें एनर्जी खर्च नहीं होती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। तो ड्रग्स आर एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट मैकेनिज्म इंक्लूडिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सिंपल डिफ्यूजन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी खर्च होता है, और इसमें सिंपल डिफ्यूजन में एक्टिव, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें एटीपी खर्च नहीं होता है, इसमें एटीपी खर्च नहीं होता है। ठीक है, हाँ। मोस्ट ड्रग्स आर पैसिवली या सिंपल डिफ्यूजन से होता है। सम ड्रग्स रिक्वायर एनर्जी डिपेंडेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दिस मेथड डिपेंड्स ऑन द ड्रग प्रॉपर्टी, ड्रग की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। चलो क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, सब कर जाओगे, हम बता रहे हैं एक एक बच्चा पास कर जाएगा, जो अभी के टाइम पे भी सीरियस हो गया तो 10 दिन मन से पढ़ लिया तो। स्टेजेज ऑफ एनेस्थीसिया आर डिवाइडेड इनटू, स्टेजेज ऑफ एनेस्थीसिया आर डिवाइडेड इनटू
एनेस्थीसिया के स्टेजेज कितने हैं? 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज, 6 स्टेज। तो एनेस्थीसिया के स्टेजेज हैं 4। एनेस्थीसिया के स्टेजेज हैं 4, 4 स्टेजेज में डिवाइडेड है। स्टेजेज ऑफ एनेस्थीसिया आर डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेज। कितना? 4 स्टेजेज में डिवाइडेड है। चारों स्टेज का नाम मैं बता दे रहा हूँ। स्टेज 1, देखो जनरल एनेस्थीसिया जब दिया जाता है पेशेंट को तो 4 स्टेज होते हैं। स्टेज 1 यहाँ से सवाल बनते हैं, जिसको एनाल्जेसिया कहते हैं, जिसमें आपको पेन वगैरह खत्म हो जाता है, नींद नहीं आती है, थोड़ा मेमोरी वगैरह इंपेयरमेंट हो सकता है ना, पहला। दूसरा है स्टेज 2 एक्साइटमेंट। यहाँ पर थोड़ा पेशेंट थोड़ा सा ज़्यादा घबरा जाता है, नोजिया या वॉमिटिंग हो सकती है, हाइपर एक्टिविटी या फिर इरेगुलर रेस्पिरेशन, सांस वगैरह बढ़ सकता है, जो कि थोड़ा क्विक, डॉक्टर चाहता है क्विकली पास कर जाए इसको। थोड़ा रिस्की फेज होता है, ठीक है, थोड़ा रिस्की होता है, इसमें डॉक्टर जल्दी से आता है कि तुरंत से स्टेज 3 में चले जाएं। स्टेज 3 होता है सर्जिकल एनेस्थीसिया। पेशेंट सो जाता है, स्लीप हो जाता है, नॉर्मल रेस्पिरेशन है ना, नॉर्मली रेस्पिरेशन होता है, ब्लड प्रेशर वगैरह नॉर्मल हो जाता है और पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है, दर्द का एहसास नहीं होता है उसको, ठीक है। और मेड्यूलरी डिप्रेशन स्टेज 4, अगर इसमें पेशेंट चला गया तो खेल खत्म, पेशेंट कोमा में चला जाता है, पेशेंट कोमा में चला जाता है, डेथ भी हो सकता है। तो डॉक्टर कोशिश करते हैं कि स्टेज 3 आइडियल स्टेज है फॉर सर्जरी। ये भी पूछा जाता है कौन सा स्टेज सर्जरी के लिए सबसे अच्छा है, तो आइडियल स्टेज फॉर सर्जरी, आइडियल स्टेज फॉर सर्जरी क्या है? सर्जिकल एनेस्थीसिया। क्या है? सर्जिकल एनेस्थीसिया, जो कि स्टेज 3 है। एंड डॉक्टर स्टेज 4 में जाने ही नहीं देते हैं पेशेंट को, स्टेज 3 से ही वापस ले आते हैं। अक्सर ओवर डोजिंग या फिर थोड़ा सा दिक्कत की वजह से, कुछ मिसकम्युनिकेशन की वजह से ये सब हो सकता है, लेकिन अदरवाइज स्टेज 3 से ही वापस आ जाता है डॉक्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है अनवांटेड ड्रग एक्शन आर कॉल्ड। अनवांटेड ड्रग एक्शन, अनवांटेड यानी कि आप चाहते नहीं हो लेकिन अनवांटेड ड्रग का एक्शन आया, तो वो एडिटिव इफेक्ट, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, साइड इफेक्ट, कॉम्पिटिटिव इफेक्ट, क्या है बताओ? अनवांटेड ड्रग एक्शन को क्या कहते हैं? अनवांटेड ड्रग एक्शन को क्या कहते हैं? जवाब दीजिए, अनवांटेड ड्रग एक्शन क्या कहलाता है आपका? तो अनवांटेड ड्रग एक्शन आपका एडिटिव इफेक्ट कहलाता है? नहीं। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, साइड इफेक्ट, यस साइड इफेक्ट कहलाता है, साइड इफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? साइड इफेक्ट कहलाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हो आप सभी लोग। देखो एडिटिव इफेक्ट तब होता है जैसे पैरासीटामोल प्लस कॉम्बिफ्लाम, जब दो दवा मिल करके काम करे और उस दोनों मिल करके बहुत बेहतर रिस्पॉन्स करे। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट मतलब होता है एक दवा की वजह, जैसे कार्बिडोपा लीवोडोपा, एक दवा की वजह से, कार्बिडोपा की वजह से लिपोडोपा का इफेक्ट बढ़ जाए, है ना, हाँ, तो उसको कहते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। ये सब पता होना चाहिए, है ना। एंटागोनिज्म मतलब एक दवा की वजह से दूसरी दवा का इफेक्ट घट जाए। एडिटिव मतलब जब दो दवा काम करे साथ में और बेहतर करे दोनों। तो सिनर्जिस्टिक मतलब है दो दवा दें साथ में लेकिन एक दवा की वजह से दूसरे की इफेक्ट बढ़ जाए, जैसे कार्बिडोपा प्लस लीवोडोपा, कार्बिडोपा लीवोडोपापिक एबिलिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। हाँ बताओ, लीवोडोपा इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन विच डिजीज? किस डिजीज में ड्रग ऑफ चॉइस है बताओ तो? ड्रग ऑफ चॉइस किस में है? सर मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज से शुरू करो, टॉप 20 को रपेट दो, डेली 4 लेक्चर पढ़ो 1.5x के स्पीड पे, निकाल दो, एक एक बार खाली देख लो लेक्चर, निपट सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी 1 शॉट रिवीजन हम करवा देंगे, 1 शॉट रिवीजन नहीं तो देख लो, ऐप पर अवेलेबल है 1 शॉट पिछले साल वाला, वो भी सफिशियंट है। अनवांटेड, तो पार्किंसन, वेरी गुड। लीवोडोपा जो होता है ड्रग ऑफ चॉइस है किसमें? लीवोडोपा ड्रग ऑफ चॉइस है किसमें? पार्किंसन में, पूछा जाता है पार्किंसन डिजीज में, पार्किंसंस डिजीज में, पार्किंसंस डिजीज में, करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा साइड इफेक्ट, यहाँ पे हो जाएगा। अनवांटेड इफेक्ट को क्या कहते हैं? साइड इफेक्ट, इसी को एडवर्स इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है। साइड इफेक्ट्स, अनवांटेड या अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ द ड्रग, दे ऑकर अलॉन्ग विथ थेरेपेटिक इफेक्ट्स, some may be mild, other serious, monitoring important drug therapy. Additive यानी combined effect of the drug, synergistic यानी enhanced combined effect, competitive यानी कि drug interaction type यानी competitive हो गया, ठीक है। Additive मतलब combined effect होता है, enhance हो जाता है synergistic में, एक दवा की वजह से दूसरे का एक्शन enhance हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, जवाब देना। Which drug is used as centrally acting muscle relaxants? सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स के तौर पर कौन सी दवा काम करती है? एस्पिरिन, डाइजीपाम, मेफेनामिक एसिड, नन ऑफ दीज। तो विच ड्रग इज यूज्ड एज ए सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स? तो सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स क्या होगा? तो क्या नर्वस सिस्टम पे काम करके मसल को रिलैक्स कर दे? तो क्या एस्पिरिन? नहीं। तो मेफेनामिक एसिड यहाँ पे कोई नहीं है, नन। इसमें होता है क्लोरडाइजीपॉक्साइड वगैरह होता है, तो आंसर हो जाएगा डाइजीपाम।
आपका होगा आंसर, हाँ डाइजीपाम होगा, क्योंकि देखो डाइजीपाम होगा, डाइजीपाम होगा। सेंट्रली एक्टिंग, क्योंकि ब्रेन पे काम करता है ना, सीएनएस डिप्रेस होता है जिससे मसल रिलैक्स हो जाते हैं। यस डाइजीपाम होगा। अदरवाइज क्लोरडाइजिप ऑक्साइड वगैरह भी होता है, मैं ध्यान नहीं दिया डाइजीपाम को। डाइजीपाम होगा जी, यस डाइजीपाम होगा, आप लोग सही आंसर दे रहे थे बी, करेक्ट। हाँ, मेफेनामिक एसिड किस क्लास का ड्रग है? एनएसएड क्लास का ड्रग्स है, एनएसएड्स है। एस्पिरिन भी एनएसएड्स है, एनएसएड्स है, ठीक है। हाँ, डाइजीपाम बेंजोडाइजापाइन क्लास का ड्रग है, आंसर बी। तो डाइजापाइन क्या होता है? देखो भाई, डाइजीपाम इज सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स, इट एक्ट्स ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट ऑल्सो रिड्यूस एंजाइटी और सीजर्स को भी कम करता है, रिड्यूसेस मसल स्पाजम। एस्पिरिन एनाल्जेसिक है, नॉट मसल रिलैक्सेंट। मेफेनामिक एसिड एनासिड्स है जो पेट के दर्द को, स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को रोकता है। चलो भाई, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स में क्या क्या आते हैं देख लो। इसमें आपको मैंने बताया था क्लोरडाइजी, देखो मेफेंसिन कंजेनाइजस में कैरिस्प्रोडोल, क्लोरजोक्साजोन वेरी बार पूछा गया है ना। क्या कहते हैं, क्लोरमेनाजोन, ये सब है इंपॉर्टेंट। बेंजोडाइजापाइन क्लास में डाइजीपाम है। गाबा मिमेटिक्स में बैक्लोफेन है, क्या कहते हैं आपका थायोकोल्चिसाइड है, अल्फा 2 थायजिडीन है। तो मेनली डाइजेपाम और क्लोरजोक्साजोन, ये दो ड्रग इंपॉर्टेंट है जिससे मैंने एमसीक्यू देखे हुए हैं। डाइजीपाम और ये दोनों स्मूथ मसल, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स है, ठीक है, स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 41, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग एकदम मस्त जवाब दोगे। जवाब दो, नाइट्रोग्लिसरीन इज यूज्ड इन, नाइट्रोग्लिसरीन किस कंडीशन में यूज किया जाता है? हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस, ओबेसिटी, कैंसर। नाइट्रोग्लिसरीन इज यूज्ड इन, नाइट्रोग्लिसरीन किस कंडीशन में यूज किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन किस कंडीशन में यूज किया जाता है? जवाब दो। तो नाइट्रोग्लिसरीन किस कंडीशन में यूज करते हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब आंसर कर रहे हो। तो नाइट्रोग्लिसरीन को हम लोग, है ना, हाँ, तो एंजाइना पेक्टोरिस में यूज करते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस में यूज करते हैं, चेस्ट पेन। एंजाइना पेक्टोरिस मतलब होता है चेस्ट पेन। अच्छा, किस रूट से यूज करते हो बताओ नाइट्रोग्लिसरीन? सबलिंगुअल रूट से करते हो, सबलिंगुअल रूट से। सबलिंगुअल रूट मतलब क्या होता है सर? तो जीभ के नीचे रखा जाता है, जीभ के नीचे। और बताओ नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल रूट से ये कैसे काम करता है? तो कोरोनरी आर्टरी को डायलेट कर देता है, कोरोनरी आर्टरी को डायलेट कर देता है, जिससे हार्ट तक ऑक्सीडेटेड ब्लड अच्छे से सप्लाई होता है, करेक्ट। चलो देखो नाइट्रोग्लिसरीन, अभी देखो कितने सारे बच्चे यहाँ पे हमारे साथ हैं, ऐसे नहीं तो हम पढ़ाते रहते थे, 100-200 को बच्चा पढ़ता था। जब एग्जाम का टाइम आता है तब आप लोग आते हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम हैं ना, आपको पास करा देंगे, गारंटी लेते हैं, है ना। बस मेरे ऊपर विश्वास रखो, हमारे साथ पढ़ते रहो, ऑब्जेक्टिव वगैरह पढ़ते रहो, पास करा देंगे। आप नहीं आए थे शुरू में, गलती किए, लेकिन फिर भी पढ़ा के पास करा देंगे, गारंटी है। नाइट्रोग्लिसरीन इज यूज टू ट्रीट एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीट करता है। इट डायलेट्स ब्लड वेसल्स एंड इंप्रूव्स ब्लड फ्लो टू द हार्ट, यानी कि ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करता है, चेस्ट पेन को कम करता है, क्विकली इमरजेंसी केस में यूज होता है। एंड ये देखो जीभ के नीचे रखा जाता है, ठीक है। उत्तराखंड वाले बच्चे भी इसी को पढ़ो, आपका भी यहीं से आएगा सवाल, है ना। पूरे ऑल इंडिया का सिलेबस यही है, तो यहीं से आएगा। 42, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइग्वानाइड, बाइग्वानाइड क्लास का इंपॉर्टेंट कौन है बताओ? ग्लीबेनक्लामाइड, रिपाग्लेमाइड, मेटफॉर्मिन, रेसिग्लिटाजोन। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, क्विकली आंसर करेंगे बच्चे जो क्विज अटेम्प्ट करते हैं। क्विज में ये क्वेश्चन सेट था। बताओ भाई, बाइग्वानाइड क्लास का ड्रग कौन सा है? तो बाइग्वानाइड क्लास का ड्रग होता है मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन, है ना। बाइग्वानाइड क्लास का ड्रग कौन सा होता है? मेटफॉर्मिन, है ना, मेटफॉर्मिन। आंसर सी, बाइग्वानाइड क्लास का ड्रग कौन सा होगा? मेटफॉर्मिन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेटफॉर्मिन इज द बाइग्वानाइड क्लास का ड्रग है, जो कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स है। और याद रखना, ये ब्लड ग्लूकोज के, ये आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में यूज होता है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में यूज होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसको हो जाता है उसको, इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसको हो जाता है उसको, रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी मेटफॉर्मिन एक बाइग्वानाइड एंटी डायबिटिक ड्रग है, मेटफॉर्मिन एक एंटी डायबिटिक ड्रग है। इट लोअर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। इंप्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। वाइडली यूज्ड इन टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज मेलेटस में यूज होता है। एंड ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसको हो जाता है उसमें, अगर किसी को इंसुलिन की कमी हो गई टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में, बताओ कौन सा यूज करेंगे? टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, बताओ ड्रग ऑफ चॉइस, सारे बच्चे बताइए।
टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में इंसुलिन को किस रूट से दिया जाता है? सबक्यूटेनियस रूट से इंजेक्शन दिया जाता है। क्या इंसुलिन को ओरली ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि प्रोटीन है, डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो देखो कुछ ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं, इसके क्लासिफिकेशन में जो जो इंपॉर्टेंट ड्रग है वो दिखा देता हूँ। देखो बाइग्वानाइड क्लास का ड्रग होता है मेटफॉर्मिन, जिसको आपको याद रखना है। एंड फिर एक ड्रग आता है ग्लिम्प्रीड। ग्लिम्प्रीड किस क्लास में है? तो ग्लिम्प्रीड आपका आता है सल्फोनाइल यूरियाज में। बस ज़्यादा नहीं याद रखना है, मैं तो बोल रहा हूँ, सब मत याद रखो। एक मेटफॉर्मिन याद रखो, एक ग्लिम्प्रीड याद रखो। ग्लिम्प्रीड है जो कि आपके सल्फोनाइल यूरियाज क्लास में आते हैं, और बाइग्वानाइड है जो कि आपके मेटफॉर्मिन है जो बाइग्वानाइड। ये सब टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में यूज होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 भाई, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन बीसीजी, कराया हुआ क्वेश्चन है ना। बीसीजी वैक्सीन का रूट, कोई बात नहीं, 2 मिनट में मेरी क्लास खत्म हो जाएगी। द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन बीसीजी, तो इंट्राडर्मल रूट से होता है। मैंने बता रखा है कि जो वैक्सीन है बीसीजी का, वो टीबी से बचने के लिए दिया जाता है, और एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्राडर्मल रूट, यूजुअली स्किन इन द ऑफ द अपर आर्म। अपर आर्म के यहाँ पर है ना, यहाँ पर स्किन के नीचे दिया जाता है। एंड दिस मेथड इंश्योर्स प्रॉपर इम्यून रिस्पॉन्स एंड फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक लोकल रिएक्शन। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन, टीबी से बचने के लिए दिया जाता है। इसके ऊपर फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। एंड देखो बीसीजी इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है 10 से 15। एक बार सारा रूट याद कर लो। अच्छा, सबक्यूटेनियस रूट से कौन सा दिया जाता है? इंसुलिन दिया जाता है। कितना? 45 डिग्री के एंगल पर। इंट्रामस्कुलर तो 90 डिग्री हो गया। टीटी किस रूट से दिया जाता है? तो इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है, टेटनस टॉक्सॉइड। इंट्रावेनस से एंटीबायोटिक दिया जाता है। एंटीबायोटिक जनरली इंट्रावेनस दिया जाता है ना। इंट्रावेनस 25 डिग्री के एंगल पर, सबक्यूटेनियस 45 डिग्री के एंगल पर। ये सब क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, एट्रोपिन सल्फेट इज यूज्ड एज। एट्रोपिन सल्फेट का उपयोग किस तरीके से किया जाता है? बताओ। माइड्रिएटिक एजेंट, या फिर माइटोटिक, सिडेटिव, या नन? तो याद रखना माइड्रिएटिक होता है, माइड्रिएटिक होता है। एट्रोपिन प्यूपिल्स को डायलेट करता है। एट्रोपिन को ग्लूकोमा में यूज नहीं करते हैं, ग्लूकोमा में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये आईओपी और बढ़ा देगा। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, नहीं यूज करते, नॉट यूज। मैं लिख देता हूँ नॉट यूज। पूछेगा, ऐसा भी सवाल पूछा गया, कौन सा इसमें से दवा है जो कि ग्लूकोमा में यूज नहीं करते हैं? ऑप्शन में था एट्रोपिन। आगे होगा क्वेश्चन, तो आंसर याद रखना एट्रोपिन यू, क्योंकि ये प्यूपिल को डायलेट कर रहा है। डायलेट करेगा तो उससे और ज़्यादा एक्वस ह्यूमर भर जाएगा, जिससे प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है। ये माइड्रेटिक ड्रग है, सेलिवरी सेक्रीशन को कम कर देता है, और प्री एनेस्थेटिक यूज़ किया जाता है एनेस्थीसिया देने से पहले। ठीक है, हाँ। तो याद रखना, आपको मैंने क्या बताया, ये जो आपके एट्रोपिन सल्फेट है, ये एक माइड्रेटिक ड्रग है, डायलेट्स प्यूपिल, यानी प्यूपिल को ये डायलेट कर देता है। देखो प्यूपिल को डायलेट कर देता है ना, इन द आई ड्यूरिंग, खास करके इसका आई एग्जामिनेशन के दौरान यूज़ किया था। पूछेगा क्वेश्चन की, बताओ आई एग्जामिन, है ना, यानी आंखों का चेकअप के लिए जो कौन सा ड्रॉप यूज किया था? तो एट्रोपिन सल्फेट का तरह, जिससे प्यूपिल डायलेट हो जाती है। ठीक है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस सिक्रीशन, सिक्रीशन को भी कम करता है। चलो क्वेश्चन नंबर 45 है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। यहाँ पर देखो क्वेश्चन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स किसके ट्रीटमेंट में यूज होता है? मलेरिया, डायबिटीज, स्टेटस एस्थेमेटिकस, हाइपरटेंशन। सोचो, यही कॉर्टिकोस्टेरॉइड से 2 बार सवाल पूछा गया है। एक बार था हाइपरटेंशन, मतलब स्टेटस एस्थेमेटिकस, रूमेटाइड अर्थराइटिस, याद करो पिछले भी क्वेश्चन था सेम, लेकिन ऑप्शन चेंज है। यहाँ पर सिर्फ स्टेटस एस्थेमेटिकस होगा, यहाँ पर नहीं होगा डायबिटीज, इस सब में यूज नहीं होता है, स्टेटस एस्थेमेटिकस में ही यूज होता है। याद रखना, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर सीवियर आस्थमा कंडीशन, स्टेटस एस्थेमेटिकस में यूज होते हैं। दे रिड्यूस इन्फ्लेमेशन इज द एयरवे, है ना, क्योंकि ये इम्यूनोसप्रेसेंट्स होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, तो इसलिए जो इन्फ्लेमेशन की बीमारी है प्लस इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यून बीमारी है, उसमें मदद करता है। एंड इम्प्रूव्स द ब्रीदिंग, ब्रीदिंग को इम्प्रूव करता है। लाइफ सेविंग है, आस्थमा अटैक के दौरान लाइफ सेविंग ड्रग होते हैं। ठीक है, और इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करता है। दैट्स ऑल, बस आज का क्लास यहीं पर खत्म होता है 45 क्वेश्चन तक। आगे और आपके 45 प्लस 55 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, 3 क्लास में कवर हो जाएगा वो भी। ठीक है, चलो अच्छे से पढ़ते रहो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिथिलेश सर ऑफिशियल से जुड़े रहिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए, हम होंगे कामयाब एक दिन, घबराना नहीं है, बिल्कुल होंगे, बस मन से पढ़ते रहिए। टॉप 20, टॉप 100। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। एंड वेरी एनर्जेटिक रहना है, और याद रखिए अभी के टाइम पर आपको फुल्ली मोटिवेटेड
ऐसा नहीं है कि फेल हो जाएंगे, नहीं, जो सोचोगे वही होगा, सोचोगे पास हो जाएंगे, हो जाएगा। किसी को याद नहीं है पूरा पूरा पढ़ा हुआ, कभी नहीं याद होता है, लेकिन हाँ कंसेप्ट समझा हुआ है, देखा हुआ है लेक्चर, नहीं देखा हुआ है तो देख लो, एक एक बार देख लोगे, सुन लोगे तो उसके बारे में कुछ से लिख पाओगे, लिखोगे पास हो जाओगे। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।